गाइस, वेलकम बैक टू लर्नो बाज़ार। इस वीडियो में अपन केतन पारेख स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि हर्षद मेहता के साथ ही केतन पारेख काम करते थे, उनके एज ए ट्रेनी थे और बाद में केतन पारेख स्कैम सामने आया। तो अपन डिटेल पे डिस्कस करेंगे केतन पारेख स्कैम क्या है। ये भी एक ब्रोकर थे ही मुंबई के, लगभग 2008 के अराउंड ये स्कैम सामने आया था। बट यहाँ पे केतन पारेख चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और इनके फैमिली का भी ब्रोकिंग का बिजनेस था जो ये अब उस चीज़ को रन करते थे। और केतन पारेख ने पंप एंड डंप टेक्निक का यूज़ किया था। सो व्हाट इज़ पंप एंड डंप टेक्निक क्या है, इसको अपन डिटेल पे डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको समझ में आ सके। और लगभग हर्षद मेहता ने भी यही टेक्निक का यूज़ किया था, पंप एंड डंप टेक्निक। सो व्हाट इज़ पंप एंड डंप? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पंप एंड डंप टेक्निक। सो किसी भी स्टॉक को जब उसकी अंडर वैल्यू हो, उसकी प्राइस कम हो, तो वहाँ पे हैवी क्वांटिटी पे बाय कर लेना और वॉल्यूम क्रिएट कर देना। जब वहाँ पे जब उसका पीक पे चला जाए तो उसको सेल कर देना। ये पंप एंड डंप है। मतलब पहले स्टॉक को पंप करके ऊपर ले आना, जब ऊपर चले जाए तो डंप कर देना अपने प्रॉफिट के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड पंप एंड डंप। और ये कैसे होता है, इसको कैसे किया केतन पारेख ने, तो मैं अपन डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट मैं ये बता दूँ, हर्षद मेहता ने ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट किया था। और बट यहाँ पे केतन पारेख की बात करूँ तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इन्होंने टारगेट किया। इनका पैसा ज़्यादा मार्केट में डूबा था केतन पारेख स्कैम के कारण। तो बिफोर मैं ये बता दूँ आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या हेज फंड होते हैं, या एक तरीके से मैं बात करूँ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही बोला जाता है इनको, जो हैवी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर में हम और आप जैसे लोग होते हैं जो मार्केट में ट्रेड तो करते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी पे नहीं करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। बट इन्होंने केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग का यूज़ किया था। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या है कि खुद ही बाई कर देना, खुद ही सेल कर देना, और इस पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ये कैसे होता है, ये सेम टाइम पे बात करूँ तो सेम टाइम पे सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी पे ऑर्डर को पंच करना। मतलब कि आप कोई हो ए पर्सन, बी सी डी ई, ये आप ही के फैमिली मेम्बर या आप ही के कलीग होते हैं। आप किसी स्टॉक को बाय करके सेल कर रहे हो, सेम टाइम पे अगर बी उस चीज़ को बाय करने का सेम क्वांटिटी सेम प्राइस मेंशन किया तो बी को मिल जाएगा वो स्टॉक। और फिर बी सेल करता है तो सी को मिल जाता है, सी क्योंकि वहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाता है। सी सेल करता है और डी बाय का ऑर्डर लगाता है, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस, तो डी को मिल जाता है। ये स्टॉक आप आपस में ही बाय और सेल करते रहते हो। आपने हैवी क्वांटिटी एक बार खरीद ली और आपके ही जो कलीग हैं उसको बाय और सेल कर रहे हैं। तो इससे होता है क्या है कि आप कुछ प्रॉफिट तो नहीं होगा, बट इससे ये होगा कि मार्केट में एक मूवमेंट दिखेगा, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पर्टिकुलर स्टॉक को में एक अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। वॉल्यूम मीन्स कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड एट पर्टिकुलर टाइम, कि उस स्टॉक पे मूवमेंट हो रहा, लोग उसी स्टॉक पे पैसा लगाते हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट हो। तो लोग मूवमेंट देख के इस स्टॉक पे पैसा लगाते थे। और फंडामेंटली तो वीक होते थे स्टॉक, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पॉसिबल है, बट फिर भी वो स्टॉक कहीं ना कहीं राइज करते थे। तो लोगों को लगता रहा भाई ऊपर जा रहा तो बहती गंगा में हाथ धो लो, ये सोच के लोग पैसा लगाते थे। और सीधी सी बात है, पंप एंड डंप, जब मार्केट ऊपर जाता था, केतन पारेख जैसे लोग जो स्टॉक में पहले ही बाइंग करके रखे थे कम प्राइस में, जब चल रहा था अंडर वैल्यू था स्टॉक, और बाद में ऊपर जाने पे बेच देते थे। केतन पारेख को तो फ़ायदा होता रहा, या इनके साथ जो इन्वॉल्व थे वो लोगों को फ़ायदा होता रहा। बट अदर इन्वेस्टर जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था ये कैसा क्यों हो रहा है, उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता था। सो केटन स्टॉक में बात करूंगा। केतन पारेख स्कैम के बारे में जब भी कोई डिस्कस करता है तो केटन स्टॉक जरूर बताता है। केतन, के मीन्स केतन, और इनके 10 स्टॉक, इनको केटन स्टॉक बोला जाता है। ग्लोबल टैली सिस्टम और जी टैली सिस्टम, HFCL, सिल्वर लाइन, द स्टॉक नेम मेंशन हियर, यू कैन रीड योरसेल्फ। 10 स्टॉक थे जिन पे केतन पारेख पैसा लगाता था और उनको मैनिपुलेट करता था। तो लोगों को लगता था कि ऐसा इसलिए हो रहा है .com के कारण। खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि लगभग HFCL को उन्होंने 42 से 2300 तक ले गए थे। मतलब 42 रुपये का शेयर 2300 रुपये में आ जाना, लगभग 5500 की ग्रोथ दिखाना, ये एक सोचने वाली बात होती थी। तो लोग भी जब भी केतन नया स्टॉक सेलेक्ट करते थे, बाइंग करते थे, तो लोग भी उनको देख के करते हैं। जैसे आज राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग अगर कोई शेयर को खरीदते हैं तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो स्टॉक पे होगा और बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं, तो प्रॉफिट भी होता है सम टाइम। बट राकेश झुनझुनवाला किसी भी लॉस से इजीली रिकवर हो सकते हैं, उसको बियर कर सकते हैं, बट हम आप जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। सो ये केतन पारेख करते थे।
और कुछ ऐसे कई स्टॉक थे जिनको उन्होंने लगभग 2,000, 2,500, 3,000% का रिटर्न दिखाया। लोगों को भी भरोसा हो गया और लोगों को लगता रहा है .com बूम के कारण हो रहा है। .com क्या है, 1997 और 2001 के अराउंड टेक्नोलॉजी में या टेलीकॉम सेक्टर पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा था। उसी टाइम पे इनका मार्केट आया था। फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं या एंटरटेनमेंट की मैं बात करूं या मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करूँ, उसी टाइम पे इनका मार्केट आया ही था जस्ट। तो लोगों को लग रहा था ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इसीलिए शायद ऊपर जा रही होंगी। नो वन हैव एनी आइडिया और क्लू अबाउट द केतन पारेख की सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे ये सब चल रहा है। लोग बस .com बूम के कारण लगा रहे थे, बट ये सब केतन पारेख कर रहे थे। केतन पारेख जानबूझ के टेलीकॉम सेक्टर को पिकअप करते थे, क्योंकि उनको पब्लिक को भी लगे कि .com के कारण ऐसा हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केतन। और केतन पारेख ने, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि केतन पारेख ने इतना फंड कैसे अरेंज किया। मैनिपुलेट करना, सर्कुलर ट्रेडिंग इज वन थिंग, बट यहाँ पे पैसा उन्होंने कैसे यहाँ पे अरेंज किया। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर केतन अरेंज सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड फॉर द मैनिपुलेशन। सो केतन पारेख ने इतना फंड अरेंज किया 2 बैंक से। लाइक हर्षद मेहता, यहाँ पे भी 2 बैंक थे। मैं बात करूँ, जीटीबी और एमएमसीबी 2 बैंक थे जो केतन पारेख की हेल्प करते थे। जीटीबी ने लगभग 100 करोड़ का और एमएमसीबी ने 800 करोड़ का लोन सैंक्शन किया केतन पारेख के नाम पे। और उस टाइम पे किसी भी इन्वेस्टर और किसी भी ट्रेडर को इतना ज़्यादा लोन एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई इतना बैंक किसी भी इन्वेस्टर को नहीं दे सकता लोन। बट ये 2 बैंकों ने बिहाइंड द रूल के जाके ये सब काम किया। इलीगल है बट इन्होंने किया। और ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट में और कैसा स्कैम हुआ। लाइक हर्षद मेहता ने आरएफडी रेडी फॉरवर्ड डील का यूज़ किया, बट यहाँ पे केतन पारेख ने पे ऑर्डर का यूज़ किया। पे ऑर्डर इज़ लाइक डिमांड ड्राफ्ट, डीडी की तरह होता है। डीडी नहीं जानते, समझ लो चेक की तरह होता है पे ऑर्डर। पे ऑर्डर एमएमसीबी केतन पारेख के कंपनी या केतन पारेख के नाम पे ऑर्डर देते थे और बाद में केतन पारेख बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते थे और बदले में केतन बैंक ऑफ इंडिया उनको लमसम अमाउंट देते थे एज पर एज रिक्वायरमेंट, जितना भी एमएमसीबी ने पे ऑर्डर जारी किया है। सो बट यहाँ पे इन 2001 एमएमसीबी ने लगभग 137 करोड़ का पे ऑर्डर केतन पारेख को दिया और केतन पारेख बैंक ऑफ इंडिया के पास लेके गए और बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास भेजता है। बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के पास पे ऑर्डर भेजता है। बट यहाँ पे लगभग 3-4 दिन में क्लियर हो जाता है पे ऑर्डर। बट यहाँ पे लगभग 10 दिन के बाद आरबीआई ने बैंक ऑफ एमएमसीबी को रिटर्न कर दिया वो पे ऑर्डर, क्योंकि वो एक तरीके से एमएमसीबी उस चीज़ को क्लियर करने पे कैपेबल नहीं था। एमएमसीबी के एक डिफ़ॉल्टर था, उसके पास उतना पैसा नहीं था, बट उन्होंने पे ऑर्डर जारी कर दिया केतन पारेख के नाम पे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि बैंक ऑफ इंडिया पहले ही 137 करोड़ रुपए 137 करोड़ केतन पारेख के नाम इशू कर दिए थे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। और बाद में आरबीआई ने जब रिटर्न कर दिया पे ऑर्डर तो सबको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कैसा कैसे हुआ। और केतन बैंक ऑफ इंडिया जब वापस केतन पारेख के पास जाता अपने पैसे वापस मांगने, तो केतन पारेख तो ऑलरेडी शेयर मार्केट में पैसा लगा चुके थे। केतन पारेख ने लगभग 7 करोड़ रुपए बस वापस किए, बाकी के पैसे वापस करने से मना कर दिया या टाइम मांगा व्हाटएवर, बट अमाउंट बहुत ज़्यादा था। और 2008 पे मंदी का दौर आया था, मार्केट में हर किसी को नुकसान हो रहा था। केतन पारेख को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। केतन पारेख भी मार्केट से अच्छे इन्वेस्टर की कमर टूट चुकी थी उस वक्त मार्केट की मंदी के दौर पे। केतन पारेख भी लड़ने की बहुत कोशिश किए, बट ये स्कैम सामने आ गया था। तो केतन पारेख पे भी कोई भरोसा नहीं कर रहा था, ना ही उनके स्टॉक पे। सब अपना पैसा निकाल रहे थे। केतन पारेख लड़ने की बहुत कोशिश किए बट नहीं लड़ पाए। मार्केट से कौन जीत सकता है। केतन पारेख को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंप्लेन की केतन पारेख के नाम पे, तो केतन पारेख को बाद में जेल भी होती है और केतन पारेख ट्रेडिंग से हमेशा के लिए बैन हो जाते हैं। और इस बार भी सुचिता दलाल ही थी जो लास्ट टाइम हर्षद मेहता के स्कैम को सामने लेके आई थी, तो इस बार भी सुचिता दलाल थी। सुचिता दलाल ने केतन पारेख के स्कैम को सामने लाया। जीटीबी और एमएमसीबी बैंक के खिलाफ भी एक बाद में आरबीआई ने इनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया
और ये तो बैन हो गए। इस तरीके से केतन पारेख स्कैम हुआ और बाद में भी इनको 2 साल की सज़ा हुई केतन पारेख को फिर से। हालांकि पहले 1 साल की हुई, बाद में फिर 2 साल की हुई, क्योंकि ट्रेडिंग से बैन होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थे। और कुछ ना कुछ, हालांकि इन पे अभी भी केस चलते रहते हैं, पेंडिंग है, केसेस चल रहा है जो है सो है। सो ये इट्स ऑल अबाउट केतन पारेख स्कैम। आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली रिप्लाई द योर कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe and press the bell icon so that you can easily get the notification of my next update. And please thank you for watching this video.